दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आप सबका स्वागत है। आजकल प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पूरी दुनिया में हंगामा मचाए हुए हैं और उनका टैरिफ जो है वो सारी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी उन्होंने जो है वो इसी महीने की शुरुआत में अपना टैरिफ लागू किया और अभी जो है वो 2 दिन पहले उन्होंने उसमें 90 दिन की मुद्दत बढ़ा दी, यानी वो इम्प्लीमेंटेशन 90 दिन बाद करेंगे। तो बहुत सारे लोग इसको जो है वो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब जो है वो डर गए या पीछे हट गए या कुछ और वजह हो गई। तो आज इस विषय पर हमारे साथ 2 मेहमान हैं। श्री ए के पाशा साहब, प्रोफेसर ए के पाशा साहब जो कि जेएनयू में पढ़ाते थे, और डॉक्टर अहमदुल्ला सिद्दीकी साहब जो कि शिकागो में इलिनॉय यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल जो है वो डॉक्टर अहमदुल्ला सिद्दीकी साहब से ये है कि आपके ख्याल में ट्रम्प जो है वो क्यों बैक फुट पे गए? उन्होंने 90 दिन का टाइम एक अहम मौजू है जिस पर आपने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और हमारे दर्शकों को जानना चाहिए इसकी डिटेल्स। तो जहां तक कि ये 90 डेज का पास है, देखिए ये डिप्लोमेसी का हिस्सा है कि एक बार टैरिफ लगा दिया, उस पर रिएक्शन आया, फिर 90 डेज का पास कर दिया कि चलो भाई बिहाइंड द डोर कुछ समझौता कर लो, कुछ हमारी बातें मान लो। दूसरे दूसरे एरियाज में भी, क्योंकि टैरिफ्स के जरिए सिर्फ इकोनॉमिक और प्रोडक्ट निगोशिएशन नहीं होता, बल्कि बहुत सारे दूसरे एरियाज में भी निगोशिएशन होते हैं। और साथ साथ ये भी है कि ट्रम्प को ये पता है कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से, खास तौर से चाइना से और इंडिया से और यूरोप के कई मुल्कों से अमेरिका में बहुत ज्यादा सामान आता है। तो एक बात तो ये समझनी चाहिए कि ये जो टैरिफ इंक्रीज होता है, तो इसका डायरेक्ट असर कंज्यूमर्स पे पड़ता है। क्योंकि जब आप कोई कार फॉर एग्जांपल मंगाते हैं, तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। जो भेजने वाला कंट्री है या जहाँ पे वो कार मैन्युफैक्चर होती है, वो उसकी ड्यूटी नहीं अदा करता। अलबत्ता ये है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लॉन्ग रन और प्रोड्यूसर्स को भी होता है जो चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं। इसलिए कि अगर कीमत बढ़ती है, तो फिर कंज्यूमर्स जो है वो अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल करते हैं और स्लो करते हैं, और उसकी वजह से फिर डिमांड कम होने लगती है और फिर वो खपत कम हो जाती है। तो जो लोग माल मंगाते हैं, वो फिर कम माल मंगाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से इन द लॉन्ग रन मैन्युफैक्चरर्स पर भी, प्रोड्यूसर्स पे भी असर पड़ता है। लेकिन इसका इमीडिएट एक इफेक्ट खुद यहाँ पे जो लोग चीजों को खरीदते हैं उन पे पड़ता है। और अभी जो हाल में पूरे अमेरिका में डिमॉन्स्ट्रेशंस में, तो उनमें बहुत सारे इश्यूज थे। तो एक इशू टैरिफ का भी था और उस पर भी काफी बड़े बड़े मुजाहरे हुए। तो थोड़ा सा पब्लिक ओपिनियन को गेज करने और पब्लिक ओपिनियन से कैसे डील किया जाए, इसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन को वक्त चाहिए था, और उन्होंने ये 90 डेज का वक्त लिया है। इसमें वो देखेंगे कि जिन मुल्कों पे टैरिफ लगाया गया है वो रेडी होते हैं नेगोशिएशन टेबल पे आने के लिए या नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये कि वो ये भी देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को, जो अमेरिका में लोग हैं, आम लोग हैं जो चीजों को खरीदते हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है। इसलिए कि बहरहाल हर पॉलिटिशियन को ये फिक्र होती है कि अगले इलेक्शन में उसके ऊपर और उसकी पार्टी के ऊपर कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। और अमेरिका में जो इलेक्शन साइकिल है, उसमें हर 2 साल के बाद यहाँ पे एक मेजर इलेक्शन होता है। वैसे तो 4 साल के बाद सदर का इलेक्शन होता है और कांग्रेस का पुनर्गठन होता है फिर से। लेकिन हर 2 साल के बाद बहुत सारे कांग्रेस और सेनेट के मेंबरान इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, और वो मिड टर्म इलेक्शन कहलाता है। और उसमें अक्सर देखा गया है कि पार्टी इन पावर जो है वो लूज कर जाती है अपना सेनेट और कांग्रेस पे कंट्रोल से। तो वो भी एक मसला है जिसको कि ध्यान में रखकर ये टैरिफ की सिचुएशन से डील करना होगा। तो इन तमाम अगर आप कारणों को समझें और देखें, तो एक आपको एक कंपोजिट पिक्चर बनती है कि ये 90 डेज का पास क्यों दिया गया है। डॉक्टर पाशा साहब, आम तौर से जो डिप्लोमेसी होती है उसमें यह है कि आप एक टैरिफ प्रपोज करते हैं, आप लोगों से डिस्कस करते हैं और फिर कुछ नेगोशिएशन होता है। जो लोग एग्री होते हैं उन पर कम लगाएं, जो लोग एग्री नहीं होते हैं उन पर ज्यादा लगाएं। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे पहले टैरिफ लगा दिया गया, उसके बाद ये कहा गया कि ये 4 तारीख से 2 तारीख से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया और उसके बाद जो है वो उसको ये कह दिया गया कि आप 90 दिन के बाद इम्प्लीमेंट होगा और अब हम जो है वो लोगों से बात करेंगे।
तो ये जो रिवर्स सिचुएशन है कि जो काम पहले करना चाहिए था वो बाद में हो रहा है और जो काम बाद में करना चाहिए वो पहले हो रहा है, तो इसका क्या रीजन आप सोचते हैं? जी, डॉक्टर सलीम साहब, शुक्रिया। मेरे ख्याल से कुछ जरूरी वजूहात हैं। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर ये बिजनेसमैन हैं और ये इनका बिजनेस टैक्टिक है कि डरा धमका के अपोजिट पार्टी को इस कदर चौकन्ना कर दे कि वो जो सोचता है उसके बारे में काफी रियायत देने के लिए तैयार हो जाए जब एक्चुअल नेगोशिएशंस होते हैं। तो ये जब ट्रंप इलेक्शन के दौरान टैरिफ की बात लगातार करते आ रहे थे और 20 जनवरी से तो इमिग्रेशन इशू पे वो ध्यान ज्यादा दिए थे और उन्होंने 20 जनवरी से ही टैरिफ लगाने की बात की थी, खासतौर पे ब्रिक्स देशों पे 100% और चीन और कनाडा और मेक्सिको के लिए भी उन्होंने टैरिफ थोपे थे। तो उसके बाद 2 अप्रैल से यानी कि 3 अप्रैल एक्चुअली तो सभी देशों को जो टैरिफ अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे जो लगाते हैं उन पे भी टैरिफ लगाने की जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो बोलते हैं उसके लिए वो भी बयान दे चुके हैं। लेकिन इसमें असल बात ये 3 महीने का मुद्दत जो दिए हैं इसके पीछे 3-4 बहुत अहम कारण हैं। एक तो डॉक्टर सिद्दीकी जिक्र कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पे मुजाहरे हुए, बल्कि इतने बड़े पैमाने पे हुए कि अभी हाल की अमेरिकन हिस्ट्री में या तारीख में इतने मुजाहरे एक दिन में तकरीबन 200 शहरों में इतने बड़े मुजाहरे नहीं हुए, जिसमें लाखों के लोग शामिल हुए, जिसमें मिडिल क्लास थे, ब्लैक्स थे, इमिग्रेंट्स थे और खास तौर पे स्टूडेंट्स थे, क्योंकि ट्रंप आने के बाद स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है जो हमास गाजा रिलेटेड डेमोन्स्ट्रेशंस में वो शामिल थे बड़े पैमाने पे और कई लोगों को धमकी दिए हैं, कुछ लोगों को डिपोर्ट करे हैं, कई लोगों के वीजा कैंसिल कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स काफी नाराज हैं ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी से, ये हमास को गाजा को लेके, और जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं उससे भी स्टूडेंट्स और टीचर्स काफी परेशान हैं। तो एक वजह ये हुई। दूसरी वजह महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से यह है कि सेनेट में जो रिपब्लिकन पार्टी कंट्रोल करते हैं, जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, वहां एक बिल पेश की गई और उसमें यह कहा गया कि ट्रंप जो है ये अपनी मनमानी से टैरिफ को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं और इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो सेनेट को इस पे पावर होना चाहिए बोल के बिल पेश कर रहे हैं और इसमें काफी डेमोक्रेट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं बोल के। तो ये सेनेट का कदम जो है ट्रंप को हिला के रख दिया कि हमारी पार्टी वाले ही मेरे खिलाफ ये बिल पेश कर रहे हैं और ये होने नहीं देना बोल के। तीसरी बात ये हुई कि इलॉन मस्क से लेके कम से कम 15-18 सीईओस जो अमेरिका के टॉप कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उन्होंने भी अपना खदशा जाहिर किया कि ये टैरिफ से जो है अमेरिका को रिसेशन में दोबारा ला सकता है, जो कि कई साल पहले हुआ था, या गंभीर रिसेशन जो पिछले सेंचुरी में 1929-30 में हुआ था, जिससे इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट और ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो उनके थे बड़े पैमाने पे अमेरिका को मुतासिर करेंगे बोल के। तो ये रिसेशन का खौफ जो है खुद अपने ट्रंप के साथियों ने ओपनली प्रेस में और कई प्लेटफॉर्म से उन्होंने बयान करना शुरू कर दिया। और तीसरा यह है कि जो ट्रंप टैक्स कट्स का सोच रहे थे कॉर्पोरेट सेक्टर को, अगर ये इन्फ्लेशन होता है और रिसेशन होता है तो जो टैक्स कट उन्होंने पहले एडमिनिस्ट्रेशन में 4 साल पहले जो किए थे, तो इस बार करना उनको नामुमकिन हो जाएगा, बल्कि बहुत ही कठिन काम होगा। और लास्ट जो है इसका इम्प्लीकेशन, कल उन्होंने सुबह 9:30 बजे ये 3 बुधवार को उन्होंने ये फैसला लिया कि 3 महीने के लिए ये पॉज देंगे, ये टैरिफ इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे। तो 4 घंटे पहले लागू होने से पहले उन्होंने अपने साथियों को एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि आप जितनी मर्जी हो सके शेयर खरीद लीजिए, ये बहुत अच्छा मौका है बोल के। तो ये जो है अपने साथियों को और अपनी कंपनियों को फायदा उठाने के लिए इन्होंने ये टैरिफ की धमकी देके अंदर से ही इनसाइडर ट्रेडिंग के इल्जाम पे शामिल हो गए हैं और कई लोग इसमें नुक्ताचीनी कर रहे हैं कि ये जानबूझ के अपने साथियों को फायदा दिलाने के लिए इन्होंने टैरिफ पहले थोपा
और बाद में 90 दिन का पॉज देके अपनी कंपनी ट्रंप मीडिया और टावर्स और दूसरे कंपनियों को फायदा दिलाए बोल के। तो ये जो है ट्रंप का जिगजैग पॉलिसी, फिकल माइंडेडनेस, एक्सेंट्रिक, जो भी आप कहें, ये पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। स्टॉक मार्केट अमेरिका में कहा जाता है कि 5 ट्रिलियन से लेके 11 ट्रिलियन तक नुकसान हुआ है, और भारत में भी कई गुना कई कंपनीज को, कई लोगों के सेविंग्स मारे गए हैं। और ये नजरिया जो है पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में छाया हुआ है। हजारों के करोड़ों के लोग परेशान हैं स्टॉक मार्केट के उथल पथल से, और कंपनियां जो है चीन से लेके ब्राजील से लेके इंग्लैंड से, यूरोपियन यूनियन से लेके सभी मुल्कों में परेशान हैं कि ये ट्रंप की एक पॉलिसी से जो है पूरी दुनिया को मुतासर कर रही है, और स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और खास तौर पे तेल उत्पाद देशों के लिए तेल की कीमत गिरती हुई नजर आ रही है। $60 से भी कम होने की उम्मीद है अब। तो सऊदी अरेबिया और रूस का काफी नुकसान होगा, जो कि वो आगे कदम उठाएंगे। तो ये ट्रंप की पॉलिसी जो है इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, और वो अमेरिका का जो इक्तिसादी हालत खराब हुई है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 20-25 साल पहले अमेरिका जो है एक्सपोर्ट बहुत करता था, लेकिन अब इंपोर्टिंग नेशन हो गया है, इंपोर्टिंग देश हो गया है, और चीन से भारी मात्रा में वो इंपोर्ट करते हैं, जिससे उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफिसिट बढ़ता जा रहा है, और उनका खर्च जो है $37 ट्रिलियन हो गया, जिसपे वो तकरीबन $1 ट्रिलियन हर साल सूद अदा करते हैं चीन को और दूसरे देशों को। तो इन सब पॉलिसीज को देखते हुए जो अमेरिका के बॉन्ड्स थे, जो हजारों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स में खरीदते हैं, लोग उसको बेच रहे हैं, और अमेरिका की जो कमजोर आर्थिक स्थिति है उसको और धक्का पहुंचा है, और लोग परेशान हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन इतने बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है और चीजें महंगी हो रही हैं। और चीन से खास तौर पे हर एक स्टोर में अमेरिका, जो मैं हर साल जाता हूँ और देखता हूँ कि अमेरिका जो है चीन से इतनी बड़े पैमाने पे चीजें खरीदता है कि अब वो महंगे हो गए हैं, क्योंकि दोबारा चीन भी 125% टैरिफ टोप दिया है रिटेलिएशन में, और आगे बढ़ने की, और ये ट्रेड वार दोनों बड़े आर्थिक देशों में और स्थिति खराब होने की उम्मीद है, और जिसपे स्टॉक मार्केट और ग्लोबल इन्फ्लेशन में काफी उतार चढ़ाव होगा। जी अहमद साहब, ये ट्रंप ये नारा लगा के आए थे कि हम जो है वो अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे, महंगा, और उन्होंने इसी के लिए टैरिफ भी लगाया, और उन्होंने कहा कि जो है वो हमारी इनकम बढ़ेगी। तो होना तो ये चाहिए था कि सारे अमेरिका में उनके समर्थन में प्रोसेशन निकलते, उनका जो है वो जय जयकार होती। लेकिन हमने ये देखा कि सारे अमेरिका में, और अभी आप दोनों ने बताया भी, कि बड़े पैमाने पर उनका विरोध प्रदर्शन हुआ। तो एक चीज का तो आपने जिक्र किया कि जिन इश्यूज पर लोग उनका विरोध कर रहे थे, उसमें से एक इशू तो टैरिफ था, जबकि टैरिफ से तो आमदनी बढ़ती है, लेकिन फिर भी लोग विरोध कर रहे थे। और दूसरे कौन कौन से इश्यूज थे जिस पर के सारे अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पे प्रदर्शन हुए? देखिए सलीम खान साहब, मैं समझता हूं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार बड़ी हद तक इस पे होता है कि आपके मुल्क में बोलने की कितनी आज़ादी है, रिसर्च करने की कितनी आज़ादी है, जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, वहाँ से जो लोग पैदा हो रहे हैं वो समाज में के मुख्तलिफ शोबों में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो ट्रंप की एजुकेशन के खिलाफ पॉलिसी है। एक तरफ तो उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही असर नौ खत्म कर देने का कहा है, और उसकी बहुत अंदर से बहुत ज्यादा मुखालफत हो रही है कि किसी नेशन के अगर एजुकेशन पॉलिसी पर बहुत ज्यादा वार किया जाए तो फिर उस नेशन में जो लोग पैदा होंगे वो उस तरह से, जैसे कि आज अमेरिका आगे है दुनिया के में, साइंस के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, और सोशल साइंसेस के मैदान में भी यहाँ की यूनिवर्सिटियां। तो अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले ट्रंप ने अमेरिका की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज की जो एड फेडरल गवर्नमेंट देती थी, एक तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है जो यहाँ की जो बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक शुमार की जाती है, जहाँ पर बहुत सारे साइंस और सोशल साइंस के मैदानों में जो रिसर्च होती है उससे अमेरिका के तमाम लोगों को फायदा पहुंचता है। तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की फेडरल एड के $1 बिलियन ट्रम्प ने कट किया है। $1 बिलियन, जो मामूली रकम नहीं है। इससे अंदेशा है कि बहुत सारी वहां पे जो लैब जिसमें रिसर्च हो रही है वो बंद हो जाएंगी। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर जो न सिर्फ अमेरिकन है बल्कि दुनिया भर के वहां पे काम करते हैं, उनकी सैलरीज मिलना मुश्किल हो जाएंगी।
दूसरी यूनिवर्सिटी जो शिकागो के सबर्ब में है, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, वो भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे डिपार्टमेंट, खासतौर से मेडिकल रिसर्च में उसका बड़ा नाम है। उसका ट्रंप ने $900 मिलियन कट कर दिया है। तो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों को भी ये खदशा है कि फेडरल गवर्नमेंट से जो एड मिलती थी, वो रिसर्च में और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम आती थी। तो ये एक मैदान है जिसमें लोग परेशान हैं कि अगर यहाँ पे रिसर्च की और डेवलपमेंट की उसमें फंडिंग में कमी की जाएगी। फिर इसी तरह से जो इमिग्रेशन का मसला है, तो इमिग्रेशन के मसले में जो ट्रंप ने जो जारहाना पॉलिसी अख्तियार की है, वो जो इस वक्त अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बिल्कुल खिलाफ है। और लोअर कोर्ट और फेडरल अपीलेट कोर्ट में भी जजेस ने कहा था कि इस तरह से यूनिलैटरल कदम ट्रंप नहीं उठा सकते कि किसी को पकड़ा और उसको डिपोर्ट कर दिया। ये मुल्क कहा जाता था कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चलता है, तो हर चीज में एक ड्यू प्रोसेस मौजूद है। एक अगर आप किसी को समझते हैं कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी में है, तो उसको आप पहले मुकदमा चलाएं, जज के सामने पेश करें, फिर अगर वहां से उसको सजा भी हो जाती है तो उसको अपील करने का हक होता है। लेकिन ये जो होमलैंड सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट है, आइस, इमिग्रेशन से मुतालिक जो डिपार्टमेंट है, उसको बेइंतहा पावर दे दिया गया है। यहाँ तक कि वो लोग बगैर किसी जज के आर्डर के खड़े खड़े किसी शख्स का वीजा मंसूख कर सकते हैं। आपके पासपोर्ट पे वीजा लगा हुआ है, लेकिन वो एक 2 लाइन का लेटर टाइप करके आपको देंगे, उनकी मुहर होगी, दस्तखत होंगे कि आपका वीजा वैलिड नहीं है। अभी कल शाम की और आज न्यूयॉर्क टाइम्स में भी यह खबर शाया हुई है कि ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को यह ऑर्डर किया है कि खास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स जो यहाँ पर बड़ी तादाद में पढ़ते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, उनके सोशल मीडिया अकाउंट की जांच पड़ताल की जाए। और न सिर्फ ये कि उसमें फलस्तीन वगैरह की हिमायत में, बल्कि जो ट्रंप की मौजूदा पॉलिसी है, उन पॉलिसीज पे भी जिन स्टूडेंट्स ने कोई प्रोटेस्ट नोट लिखा है, ब्लॉग लिखा है या बेचैनी का इजहार किया है, उन तमाम लोगों का वीजा मंसूख किया जाए, उनको मुल्क से बाहर किया जाए। इसका एक डायरेक्ट असर तो उन स्टूडेंट्स पे पड़ेगा जिनका वीजा कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका में आना और पढ़ना कोई आसान बात नहीं है। इससे बड़ी मुश्किल से लोग, खासतौर से जो ऐसे मुल्क हैं जैसे हमारा मुल्क है और जो ज्यादातर दुनिया के मुल्क है, लोग बहुत पापड़ बेल कर यहाँ आते हैं और पढ़ाई करते हैं, और फिर उनमें से जो लोग बाहर जाके अपने मुल्क में मुख्तलिफ सेवाएं करते हैं, इसका असर यूनिवर्सिटीज में भी पड़ेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटीज को बाहर के स्टूडेंट से एक बहुत बड़ी रकम ट्यूशन फीस की शक्ल में मिलती थी, और अगर बड़ी तादाद में स्टूडेंट वापस चले जाएंगे तो यूनिवर्सिटीज का बजट उनको बीट करना मुश्किल हो जाएगा। फिर हर यूनिवर्सिटी को स्टेट ग्रांट्स के साथ फेडरल ग्रांट्स भी मिलती थी, खासतौर से बड़ी यूनिवर्सिटियों को। अब अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले है, स्टैनफोर्ड है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च हो रही है जो मुस्तकबिल के लिए इंसानी तरक्की और ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। तो उन यूनिवर्सिटियों को ये खतरा लाहक हो गया है कि अगर ट्रंप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तीसरा जो मसला है वो ये है कि जिन लोगों ने ट्रंप को वोट दिया था, व्हाइट लोअर मिडिल क्लास रूरल अमेरिकन, उनको भी नुकसान पहुंच रहा है, जो कि स्टील मिल्स में काम करते थे, जो कि ऑटोमोबाइल कंपनीज में काम करते थे, लेबर की हैसियत से काम करते थे, माइंस में काम करते थे। तो अभी हाल ही में पेंसिल्वेनिया में एक इलेक्शन हुआ, हालांकि वो असेंबली इलेक्शन था और 100% रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। वहां पिछले तकरीबन 55 साल से कोई डेमोक्रेट कामयाब नहीं हुआ था। वहां पे एक गैर मारूफ शख्स उठा जिसका कोई पॉलिटिकल रिकॉर्ड नहीं था, और उसने सिटिंग एमएलए को चैलेंज किया और बड़ी तादाद में लोगों ने उसको वोट दिया और रिपब्लिकन कैंडिडेट हार गया, बावजूद कि ट्रंप ने उसके सपोर्ट में बयान दिया। दूसरा जो उदाहरण मैं दे सकता हूं कि इलिनॉय की जो पड़ोसी स्टेट है विस्कॉन्सिन, वहां पे अभी 1 अप्रैल को भी यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, हमेशा से तय है। ज्यादातर लोकल इलेक्शन होते हैं, लेकिन हर इलेक्शन में कुछ न कुछ फेडरल सीटें भी शामिल होती हैं। वहां पे विस्कॉन्सिन की सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इलेक्शन होता है, बाकायदा लोग उसको चुन के भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लोकल सुप्रीम कोर्ट में। फेडरल सुप्रीम कोर्ट में तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, फिर सेनेट में कंफर्मेशन होती है। तो वहां पर मसला यह था कि अगर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जीत जाता है तो विस्कॉन्सिन की सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी डेमोक्रेट्स की हो जाएगी अगले 10 साल के लिए, और अगर रिपब्लिकन जीत जाता है तो उनकी मेजॉरिटी हो जाएगी अगले 10 साल के लिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ट्रम्प कर रहे हैं उनको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, और फिर वो स्टेट में अगर चैलेंज होता है तो स्टेट की सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करती है। तो एलन मस्क वहां पर बजाते खुद गए और उन्होंने बड़ी बड़ी रैलीज जो है वहां पे की, और तकरीबन 20 से 30 मिलियन डॉलर उन्होंने वोटर्स में तकसीम किए। ये तमाम चीजें पहले नहीं हुई थी। जजेस के इलेक्शन में इतना ज्यादा पैसा नहीं खर्च हुआ था। इन तमाम के बावजूद जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट थी वो कामयाब हो गई और सुप्रीम कोर्ट की, विस्कॉन्सिन की सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई। तो ये दो बड़े बड़े जो इलेक्शन हुए, इसकी तरफ लोगों की तवज्जो थी, और ये एक तरह का ये इशारा देते हैं कि जो लोग, जो ट्रम्प के वोटर हैं, वो भी नाराज हैं, इसलिए कि ऑटोमोबाइल कंपनी से बहुत सारे हजारों की तादाद में लोगों को ले ऑफ कर दिया गया है। अभी डिट्रॉइट मिशिगन में, जहां पर बड़ी बड़ी मोटर कंपनियों का हेडक्वार्टर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वहां पे एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, और वहां पर वही वोटर, उन्होंने लिखा हुआ था अपने बैनर्स पे कि हमने तुमको वोट दिया था और तुमने हमारे साथ ये किया, ये गद्दारी है और इसकी सजा हम तुमको देंगे। तो इन तमाम चीजों से बहरहाल ये लगता है कि आने वाला वक्त मुश्किल हो सकता है। अगर इस मुल्क में एक बड़ा रिसेशन आया तो इस मुल्क को, जो 1930 और 29 में रिसेशन आया था, उस वक्त चाइना इतनी बड़ी ताकत नहीं थी, उस वक्त इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर नहीं थी। लेकिन 2025 का दुनिया का मैप बदल चुका है। इस वक्त अगर अमेरिका में कोई बहुत ही डीप रिसेशन आया तो उससे अमेरिका निकलेगा, लेकिन फिर एक बहुत ही कमजोर मुल्क बनकर निकलेगा। तो अमेरिका में जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इंक्लूडिंग सम ऑफ द नोबेल लॉरिएट, जिनको कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिल चुका है, उन्होंने बाकायदा ऑप एड लिखे हैं वाशिंगटन पोस्ट में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, कि ये ट्रम्प जो कुछ कर रहा है वो अमेरिका को ग्रेट नहीं बना रहा है, बल्कि अमेरिका को ये गिरावट की तरफ ले जा रहा है। अभी एक कार्टून मैं देख रहा था, एक अखबार में छपा, हालांकि मैं अभी विजिट बुध के रोज मैं इलिनॉय स्टेट के कैपिटल में मुख्तलिफ जो लॉ मेकर्स थे, हम लोग गए थे मुसलमान, और वहां पर मिले, तो उसमें रिपब्लिकन भी थे और उसमें डेमोक्रेट्स भी थे। उन्होंने बहुत तशवीश का इजहार किया। रिपब्लिकन्स ने भी ये कहा कि ट्रम्प जिस तरह की, जिसको कहते हैं कि बेसोची समझी पॉलिसी, और एक अपनी मगरूरियत और अपने घमंड में आकर कि हम सब कुछ हो गए हैं, और छोटी छोटी बातों पर टीवी पे जाके और ट्वीट करके ये बयान देना कि लोगों ने मेरे सामने घुटने टेक दिए हैं, तो इसमें रिपब्लिकन लॉ मेकर्स को बहुत तशवीश थी कि इस तरह से किसी का नुकसान नहीं होगा, एज ए होल अमेरिका का नुकसान हो सकता है। तो उसमें स्प्रिंगफील्ड में एक छोटा सा, सिर्फ इलिनॉय का कैपिटल है, वहां पे कोई बहुत बड़ी सनत नहीं है, एक अखबार निकलता है वहां का, स्प्रिंगफील्ड का, उसमें फ्रंट पेज पे एक कार्टून था, दिस इज हाउ ट्रम्प मेक्स अमेरिका ग्रेट। तो उस पर प्राइस टैग लगा हुआ था कि ट्रम्प के आने से पहले ये चीज $30 की मिलती थी, आते ही वो चीज $50 की हो गई, फिर $70 की हो गई, और अभी इसको इतने कम दिन हुए, 3 महीने हुए हैं, तो ये अब $100 की बिल। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक अमेरिका ग्रेट। तो ये एक टैरिफ का मसला नहीं है, बल्कि एक ओवरऑल अमेरिका के सोशल स्ट्रक्चर को तहस नहस करने का मसला है। और इसमें बहुत सारे काम जो ट्रम्प कर रहे हैं वो इम्पीचेबल ऑफेंस है, और उसको नोट किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप दस्तूर के खिलाफ कोई काम करते हैं तो आपका वो कदम इम्पीचमेंट के लिए आता है। और अगर मिड टर्म इलेक्शन, जो कि 2026 में यानी अगले साल ही होगा, तो उसमें अगर कांग्रेस में और सेनेट में ट्रम्प की अक्सरियत खो देते हैं तो ऐन मुमकिन है कि फिर से ट्रम्प को इम्पीच करने का प्रोसेस शुरू हो। प्रोफेसर साहब, आशा साहब, अब पिछले हफ्ते न सिर्फ ये कि यूएसए के बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़ा बड़ा प्रदर्शन हुआ, बल्कि दुनिया भर के कनाडा में हुआ, ब्राजील में हुआ, मैक्सिको में हुआ, लंदन में हुआ, पेरिस में हुआ, बहुत सारी दुनिया के जो है वो, ऑस्ट्रेलिया में तक जो है वो बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। लेकिन हम ये देखते हैं कि भारत में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। हालांकि भारत पर भी उसने बहुत सारा टैरिफ लगाया, हमारे लोगों को हथकड़ी डाल के भेजा, और जो है वो यहाँ तक कि कल उसका एक बयान आया कि लोग जो है वो हमारे आगे नाक रगड़ रहे हैं, और उसके बाद भी हमसे बात करने के लिए परेशान है, और हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कहा कि हाँ, हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो लेम डक अप्रोच है कि ना तो सरकार की तरफ से कोई डिप्लोमेटिक रिएक्शन आता है, ना जनता जो है वो सड़क पे आती है जैसे कि दुनिया भर के देशों में आई है, तो इसका क्या कारण देखते हैं आप? जी, उससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं पिछले सवाल का जस्ट एक शॉर्ट फुटनोट ऐड करना चाहता हूं
कि अमेरिका के जो खासतौर पे फेडरल फंडेड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें काफी डर पैदा हो गया है, क्योंकि बाहर से जो लोग आए हैं, चाहे वो चीन से हो, भारत से हो, जो टॉप साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया में मशहूर जो हैं, वो भी डर और खौफ के मारे जो है वहाँ रह रहे हैं, और कई लोगों को डिसमिस कर दिया गया है। सिर्फ फोन कॉल्स आते हैं कि आपकी नौकरी, आप कल से मत नौकरी पे आइए, या ईमेल भेजा जाता है। और ये बहुत ही सक्सेसफुल अकम्पलिश्ड साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, और ये 25 साल से या कई सालों से वहाँ काम करते आ रहे हैं, और जिन्होंने मकान लिया है, जो फैमिली है, और वहीं रहने का इंतजाम किया है अगले कई सालों तक। तो ये ट्रंप की पॉलिसी से जो है हलचल मच गई है। जो ग्रीन कार्ड लेके हैं, या सिटीजनशिप भी जो लिए हैं, तो एक ना एक दिन उनको भी टारगेट किया जाएगा बोल के वो डर और खौफ में है। और ये टॉप क्रीम साइंटिस्ट अगर इस डर और खौफ में रहेंगे, तो जो अमेरिका की कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, उस पर काफी असर होगा, नेगेटिव असर होगा। और मेरे ख्याल से जो साइंटिस्ट वहाँ हैं, वहाँ धीरे धीरे नाराजगी बता के दूसरे देशों में जहां भी अपॉर्चुनिटीज होगी वहाँ चले जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, कई बड़ी कंपनियों में पिछले 6-7 महीनों से, चाहे गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, उसमें लोगों को निकाल रहे हैं, और एआई आने की वजह से और भी लोग डिसमिस किए गए हैं, और उनको जाने का भी एनकरेज कर रहे हैं। तो जो इक्तिसादी हालत बुरी है, और बदतर होने की उम्मीद है अगर रिसेशन में जाता है अमेरिका, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। रिसेशन एक ही होता है, किस डिग्री पे वो टैकल कर सकते हैं उस पर निर्भर होता है। तो ये एक है। जहां तक भारत का सवाल है, देखिए यहाँ पिछले 15 महीनों से गाजा की जंग जो तवील अरसे तक चल रही है, अभी भी चल रही है, उसमें कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन ये गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। मैं बेंगलोर में रहता हूँ, यहाँ भी बड़ी सख्ती से पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली में भी था मैं, वहां भी कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने देते। और ये डेमोन्स्ट्रेशन पे पाबंदी जो है पूरे भारत में लगी हुई है। किसी भी तरह का एहतजाज, डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, ये नामुमकिन हो गया है। हालांकि हम सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोल के ढोल पीटते हैं, लेकिन जो बेसिक राइट है प्रोटेस्ट का, तो यहाँ नामुमकिन हो गया है। तो वो ये गवर्नमेंट ये समझ के चलती है कि जो भी मुजाहरा होता है वो उनके खिलाफ होता है, और वो सब अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ हा करके चलना है बोल के ये है। और ये टैरिफ के बारे में जो है बहुत ही गुमराह हैं लोग। सिर्फ कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं। ये पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं हुआ ये, और गवर्नमेंट की तरफ से इक्का दुक्का छोटे स्टेटमेंट्स आए हैं। सिर्फ आज जयशंकर का स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पिछले ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी, हमने प्रयास किया ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, लेकिन सफल नहीं हुई बात। और पिछले हफ्ते भी अमेरिका का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आया था, 5 दिन तक बात चली, और उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर खुद उसमें मदाखलत करे। और जयशंकर का ये कहना है कल रात को कि अमेरिका हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो अब बात यहाँ तक पहुंच गई है कि अमेरिका जो है, हम कितनी भी रियायत दें, उस पे मानने को तैयार नहीं है, और वो बराबर अपना तारीफ का पॉलिसी लेके भारत पे भी दूसरे मुल्कों की तरह थोपना चाहता है। तो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बोल के भारत जो बैंड बाजा बजाते हैं, तो अमेरिका जो है एक तरफा उसको इग्नोर करता आ रहा है, और अमेरिका भारत को दूसरे देशों में शामिल करके जो है इसमें कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस लिहाज से जो है ज्यादा जानकारी नहीं है इस इश्यू पे कि कितना नुकसान होगा। हालांकि ट्रेड ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काफी उथल पुथल हुआ, लेकिन इससे आम जनता के ऊपर क्या असर होगा, अभी तक ज्यादा गहराई से लोग सोच के इस पर रवैया नहीं आए हैं, इसलिए सड़कों पे अभी तक आए नहीं। अगले हफ्तों में जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगे, तेल की कीमतें कर्नाटका में तो डीजल, पानी, बिजली सब बढ़ा दिए हैं, और दूसरे स्टेट्स भी यही करेंगे, और इन्फ्लेशन धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। जब लोगों के जहनों में आएगा कि ये टैरिफ वार जो छुपा रहे थे ये गवर्नमेंट वाले, तो ये जानबूझ के साजिश कर रहे थे, और वो सड़कों पे निकलेंगे, जबकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। जी दोस्तों, हमने देखा कि ट्रंप साहब अभी जनवरी में आए, और 3 महीने के अंदर जो है उन्होंने सारी दुनिया को जो है वो अपने से नाराज कर लिया, और
हमारे दोनों मेहमानों की बातचीत से तो ऐसा भी लगा कि शायद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जिस तेज़ी से वो जो है उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता घट रही है, इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितने दिनों तक रह सकेंगे और किस तरह से रह सकेंगे। बहरहाल उन्होंने पहला कदम तो पीछे हटा ही लिया है, 90 दिन का टाइम दे दिया है। अब आगे-आगे देखिए होता है कि आप दोनों ने इस के प्रोग्राम के लिए समय निकाला और हमारे प्रेक्षकों को बहुत सारी ज़रूरी बातें बताई। इसके बहुत-बहुत